हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। इस चैनल के मॉर्निंग के 6 AM में हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं तथा इवनिंग के 6 PM में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है वो है किनशिप यानी नातेदारी। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पीजी का अगर आप सिलेबस सोशियोलॉजी का देख लो तो उसमें भी नातेदारी से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आपका जो टीजीटी का पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें भी पूछे जाते रहे हैं। आपको जीआईसी जीडीसी का जो लेक्चर एग्जाम है उसमें भी किनशिप से रिलेटेड टॉपिक है। साथ ही साथ अगर आपको पीएचडी का भी आप पढ़ते हो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी किनशिप से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किनशिप यानी नातेदारी। इस नातेदारी ये जो शब्दावली है इसका सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रयोग किया गया, तो इनका प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन महोदय जी के द्वारा किया गया। न्यूयॉर्क के हड़ाक्विस जनजाति के लिए उन्होंने नातेदारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये तो न्यूयॉर्क की बात होगी। उसके बाद फिर जीपी मर्डॉक ने नातेदारी को परिभाषित किया, जिसमें वे बताते हैं कि यह नातेदारी जिसमें व्यक्ति के आंतरिक बंधन जो होते हैं वो एक शाखाकृत बंधनों से जुड़े होते हैं, यानी चेन सिस्टम के माध्यम से जो रिलेशन होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसके आधार पर फिर उन्होंने 2 प्रकार के इसका वर्णन किया। पहला उन्होंने क्या बताया, रक्त संबंध पर आधारित। रक्त संबंध पर आधारित जैसे हो गए माता पिता हो गए, उनके जो बच्चे हो गए उनके रक्त संबंध पर आधारित माना। लेकिन इसमें एक उन्होंने बात कही गोद लिया हुआ बच्चे के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि गोद लिया हुआ जो बच्चा है वह किस प्रकार के नातेदारी के अंतर्गत आता है, तो वो रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी के अंतर्गत ही आता है। फिर विवाह संबंध पर आधारित जो नातेदारी बनता है, जो हमारा रिलेशन बनता है, जैसे जीजा साली, इस प्रकार का जो रिलेशन जितने होते हैं वो हो जाता है आपका विवाह संबंध पर आधारित नातेदारी। ठीक है। फिर जीपी मर्डॉक महोदय ने अपनी उनकी जो पुस्तक थी सोशल स्ट्रक्चर, इसमें उन्होंने नातेदारी की फिर 3 श्रेणियों का वर्णन किया। उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर उनकी पुस्तक में 3 श्रेणियाँ बताई हैं। वो श्रेणियाँ क्या क्या है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी में जीपी मर्डॉक महोदय ने 7 प्रकार के रक्त संबंधों के बारे में बताया है और 1 प्रकार का विवाह संबंध भी बताया। विवाह संबंध या अर्थात जो पति पत्नी का संबंध होता है वो भी प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत ही आता है। ये भी विवाह संबंध पर आधारित हो गई, जो कि यानी कि टोटल प्राथमिक नातेदारी में कितने संबंध आ गए, 8 संबंध आ गए। द्वितीयक जो नातेदारी है उसमें 33 प्रकार के रिलेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, उसका पिता, वो तो प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आ गया, लेकिन पिता का पिता यानी दादाजी जो हुए वे द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आ गए। इसी प्रकार से आप चाचा, मामा, भतीजा, नाना, सास, ससुर, साली, ये जितने भी रिलेशन हैं, ये इस प्रकार के जितने भी 33 रिलेशन हैं वो किस में आ जाते हैं, द्वितीयक नातेदारी में आ जाते हैं। थर्ड, जीपी मर्डॉक के अनुसार जो नातेदारी थी वो थी, उसमें जो कितने रिलेशन आ गए हैं, 51 रिलेशंस आ गए हैं तृतीय प्रकार के नातेदारी में। तो हम लोगों को याद रखना होगा कि प्राथमिक नातेदारी में 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, द्वितीयक नातेदारी में 33 प्रकार के और तृतीयक नातेदारी में 51 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। फोर्थ, हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब नातेदारी के व्यवहार और रीतियाँ देखते हैं कि हमारा जो रिलेशंस है, हम जो समाज के अंदर चलते हैं, तो जितना भी समाज के अंतर्गत आपका रिलेशन बोलिए, आपका नातेदारी बोल, 2 प्रकार से जुड़ा हुआ है। वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं, परिहार या परिहास। परिहार को हम कह सकते हैं, विमुखता भी बोल सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि रिस्पेक्ट दिया जाता है। परिहार नातेदारी के अंतर्गत हम जो दूसरे को जो रिस्पेक्ट देते हैं वो परिहार नातेदारी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे ससुर और पुत्र वधू का, पुत्र वधू ससुर को देख के घूंघटा लेती है तो उनको सम्मान देती है, तो इस प्रकार का जो रिलेशन हो गया वो परिहार के अंतर्गत आ गया। और परिहास जो नातेदारी है ये इसमें मजाक का रिश्ता होता है, जैसे जीजा साली के बीच जो मजाक चलता है वो परिहास नातेदारी के अंतर्गत आ गया। इसी के अंतर्गत आप परिहार में आप ससुर को रख सकते हैं, पुत्र वधू को रख सकते हैं, जेठ को रख सकते हैं, और परिहास में जीजा और साली को रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नया चीज आप लोग को देखने को मिलेगा, माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन किसे कहा जाता है? माध्यमिक संबोधन का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? टायलर महोदय जी के द्वारा किया गया था। तो माध्यमिक जो संबोधन होता है वो एक ऐसा संबंध होता है जिसमें किसी की नाम लेकर किसी दूसरे को बुलाया जाता है। जैसे देखिएगा हमारा जो समाज है वो अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है कि हम, आप देखिएगा कि दादा दादी जो होते हैं, आपके दादी हों या फिर आपकी माँ हो, तो अपने हस्बैंड का नाम, आपके पिताजी का नाम वो डायरेक्ट नहीं लेती होंगी, आपके नाम से जोड़ कर लेती होंगी। जैसे कि मान लीजिए चिंटू के पापा, मोहन के पापा, मोहन की माँ। तो इस प्रकार का जो संबोधन होता है, ठीक है, वो माध्यमिक संबोधन के अंतर्गत आता है। तो इतने तो हम लोग बात कर ली, हम लोग न्यूयॉर्क के बारे में बात कर ली कि न्यूयॉर्क में किस प्रकार का नातेदारी था। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है भारत में नातेदारी, यानी कि जो किनशिप रिलेशंस है वो इंडिया में किस प्रकार का था। तो भारत में नातेदारी शब्द का जैसे ही आता है हमारे दिमाग में किनका नाम आता है? इरावती कर्वे जी का नाम आता है। उन्होंने भारत में नातेदारी का पूरा डिस्क्रिप्शन वर्णन किया है, बड़े अच्छे प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। किसमें किया है? तो उनकी जो बुक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसकी रचना उन्होंने 1953 में की। इसके अंतर्गत उन्होंने नातेदारी को 4 भागों में बांटा है। तो वे 4 भाग वो किस आधार पर बांटा है? तो उन्होंने भारत को ध्यान में रख के, इंडिया को ध्यान में रख के 4 भाग बताए हैं। वे कौन कौन से हैं? उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न जोन, जोन ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, भाषा के आधार पे भी उन्होंने लिया है। दक्षिण भारत यानी सर्दर्न जोन, जोन ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। थर्ड है मध्य भारत यानी सेंट्रल जोन, जोन ऑफ ट्रांजिशन। और डी है पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न जोन, जोन ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। अब इरावती कर्वे जी ने जो ये 4 भाग बांट दिए हैं भारत के, इसके आधार पर वे नातेदारी का वर्णन किस प्रकार से करती हैं, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो उत्तर भारत आता है। तो उत्तर भारत में उन्होंने नातेदारी का वर्णन, नातेदारी समूह, नातेदारी शब्दावली, वैवाहिक समूह, उपहारों का आदान प्रदान, इस प्रकार से वर्णन करके इसको फिर भागों में बांटा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इरावती कर्वे जी जन्म के आधार पर परिवार और विवाह के परिवार में उन्होंने स्पष्ट अंतर नहीं दिया, बल्कि इस आधार पर दिया है कि जो व्यक्ति है वो उसका जन्म किस भाषा में हो रहा है, कैसे वर्णात्मक प्रणाली में हो रहा है। उत्तर भारत में वर्णात्मक प्रणाली है, जबकि दक्षिण भारत में उन्होंने बताया है कि वहाँ पे वर्गात्मक प्रणाली है। जहाँ उत्तर भारत में अनुलोम विवाह प्रचलित है, वहीं दक्षिण भारत में अधिमान्य विवाह प्रचलित है। अनुलोम विवाह का अर्थ हो गया कि एक गोत्र में विवाह यहाँ पे नहीं होगा। उत्तरी भारत के बारे में बात की जा रही है। फिर उन्होंने उत्तर भारत में पत्नी जो होती है वह अजनबी होती है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसी कोई बात नहीं बताई है। और दक्षिण भारत में वहाँ इरावती कर्वे जी के माध्यम से बोला गया है कि सकारात्मक नियम रहते हैं, लेकिन उत्तर भारत में कुछ नकारात्मक नियम भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच अंतर उन्होंने बताया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण भारत जो सर्दर्न जोन है वहाँ पे किस किस प्रकार के समूह पाए जाते हैं।
तो वहाँ दक्षिण भारत का जो नातेदारी समूह है, इरावती कर्वे जी ने जब उन्होंने अध्ययन किया, इस आधार पे उन्होंने 5 प्रकार के समूहों के बारे में बताया। वे समूह कौन कौन से हैं? पितृवंशीय समूह, विवाह संबंधी समूह, नातेदारी शब्दावली पर आधारित समूह, वैवाहिक नियमों पर आधारित समूह तथा उपहारों के आदान प्रदान पर आधारित समूह। ये दक्षिण भारत के हो गए। अब हम लोग थर्ड क्या देख रहे हैं? मध्य भारत, जो कि सेंट्रल जोन ऑफ ट्रांजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह, कुछ जातियों में खास तौर से जैसे कि अहिर जनजाति, काठी जनजाति, चारण जनजाति, इस प्रकार में ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह देखने को मिला जो है। उसके बाद फिर आपको कुलीन विवाह देखने को मिला है। साथ ही साथ गुजरात के कुछ जातियों में देवर भाभी विवाह भी प्रचलन है, या फिर पत्नी की छोटी बहन से भी विवाह प्रचलित है। यह मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ जो इरावती कर्वे ने वर्णन किया है वो है पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न जोन ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज पर आधारित विवाह। तो इसे अगर हिंदी में बात की जाए तो ऑस्ट्रिक और मुंडारी भाषा पर आधारित विवाह है, जिसमें कि जो गारो जनजाति होती है उसमें जो पत्नी का पति है उसे नोकमा बोला जाता है। यहाँ पे मातृवंशीय परंपरा प्रचलित है, जिसमें मातृवंशीय जो परंपरा है उसे मोचोंग कहा जाता है। माता अपना उत्तराधिकारी जो होता है वो नोकमा को चुनती है। फिर या नोकमा यथार्थ जो जमाता होता है वो अपने जो सास ससुर है वहाँ पर वो उनकी संपत्ति का अधिकारी होता है। ये पूर्वी भारत की बात की जा रही है। फिर नातेदारी संगठन का कोई निश्चित प्रतिमान देखने को भी नहीं मिलता है। तो इस आधार पर फिर उन्होंने 4 पूर्वी भारत ईस्टर्न जोन को बांटा है। तो आई होप आपको नातेदारी का न्यूयॉर्क से लेते हुए भारत में ये किस प्रकार से आया और किस प्रकार से इरावती कर्वे जी ने इसे पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड हम लोग जो MCQ किए थे वो प्रीवियस क्लास में मैं आपको करवा चुकी थी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।